वेलकम, स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में। मैं हूं विनोद मास्टर और आज की क्लास में हम बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन सिंथेसिस के विषय में। तो माय डियर चिल्ड्रन सिंथेसिस वही सिंथेसिस जो आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में आता है और आपको बनाना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे सिंथेसिस के विषय में। देखिए, सिंथेसिस समझाने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। सिंथेसिस एक बड़ा चैप्टर है, लगभग एक क्लास में नहीं, लगभग इसमें 4-5 क्लास लगेंगे आपको पूरी अच्छी तरह समझाने में। और इतना आप विश्वास रखिए कि आपको हमारा क्लास देखने के बाद सिंथेसिस का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। तो माय डियर, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें हिंदी में, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। क्या मतलब होता है बच्चों? संश्लेषण। संश्लेषण या आप संयोजन कह सकते हो। संयोजन। अगर अंग्रेजी में बात करें प्यारे बच्चों, तो सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करके। जब हम किसी दो चीज को कंबाइन करके कोई नया चीज बनाते हैं तो वही हमारा सिंथेसिस कहलाता है। तो लेकिन अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इस बात को हम समझेंगे, ठीक है। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये आपके समझ में आ गया सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण या संयोजन। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसका मतलब होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब, जैसे कि आप, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि सिंथेसिस में आखिर हमको करना क्या है, मतलब सिंथेसिस का मतलब क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमको करना क्या पड़ेगा। तो राइट, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें हमको करना क्या पड़ेगा। माय डियर चिल्ड्रन, इसमें हमको करना यह पड़ता है प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई भी दो वाक्य दिया हो, कोई भी दो सिंपल वाक्य दिया हो, जैसे कोई भी दो सिंपल वाक्य दिया हो, यहाँ देखिए, यानी कोई भी दो सिंपल सेंटेंस दिया हो, सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस। माय डियर चिल्ड्रन, यदि कोई भी दो सिंपल सेंटेंस दिया हो, हम दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम इस सिंथेसिस में क्या करते हैं कि कोई भी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या फिर हम एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। हम एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, या फिर हम कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमको सिंथेसिस में करना क्या पड़ता है। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या फिर हम एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, या फिर एक नया हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमको सिंथेसिस में करना क्या है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि हमको इसके जो आगे की बात है, अब हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है। देखिए, आज हम बात करेंगे सिर्फ सिंपल सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे या फिर कैसे बनाया जाता है। आज हम इसके विषय में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम पहले समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम सिंपल सेंटेंस को, मतलब सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। चलिए आइए, तो मिटाते हैं इसको। चलिए, सिंपल सेंटेंस हम यहाँ लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या लिखेंगे? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है पहले हम ये समझेंगे माय डियर चिल्ड्रन। देखो, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो। इंडिपेंडेंट, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब यह होता है कि यानी एक ऐसा वाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो
और जिसको जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो या फिर उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए वह किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लाउज का क्या मतलब होता है। इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब ये होता है कि वो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, ठीक है। लेकिन सवाल यह है क्लाउज क्या होता है, इस बात को समझें। क्लाउज वह होता है, क्लाउज किसे कहते हैं? देखिए क्लाउज में होता क्या है, क्लाउज में होता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? क्लाउज में क्या होता है, क्या क्लाउज में एक सिंपल एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को लेकर एक इंडिपेंडेंट क्लाउज बनता है जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। फिर से हम रिपीट करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब वह होता है कि एक ऐसा वाक्य जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो ये आपके समझ में आ गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। अच्छा, ये क्लाउज में क्या होता है? क्लाउज का मतलब होता है क्लाउज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का यूनिट हो, यानी इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब का एक यूनिट हो, ठीक है, उसी को हम क्लाउज कहते हैं। और इस पूरे इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब होता है कि एक ऐसा वाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे, उसी को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। आई होप ये बातें आपके समझ में आ चुकी होगी क्या हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या है? अब हम बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि हमको करना क्या है। देखिए जरा ध्यान से, हमको क्या करना है? हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बनाना है, वो भी सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है? दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर, यानी सिंपल सेंटेंस धन सिंपल सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना, हमको यही करना है, ठीक है। अभी यानी जस्ट हम बिगनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे, लेकिन इनको हमको जोड़ने के लिए हमें कुछ नियम मानी, यहाँ हमारे पास 8 रूल है। इसको जोड़ने के लिए हमारे पास 8 रूल है, 8 रूल्स है कहा जाए। इस इन 8 रूल्स की सहायता से हम क्या करेंगे? हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ कर, सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम नया सेंटेंस बनाते हैं। तो ये 8 रूल क्या होता है माय डियर चिल्ड्रन? अब हम बात करते हैं, एक मिनट। डियर चिल्ड्रन, सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को जोड़कर, यानी सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के हमारे पास कुल 8 रूल्स हैं। ये रूल्स कौन कौन से, पहले आप इसको समझेंगे। ये रूल्स कौन कौन से हैं? इन्हीं रूल्स की मदद से हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को जोड़कर नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो ये तो पहले आप यानी कहा जाए कि 8 तरीके आप समझ लीजिए कि ये 8 तरीके से, यानी जो 8 रूल्स है, इन्हीं के मदद से हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो ये पहला रूल क्या है? पहला होता है माय डियर चिल्ड्रन, पार्टिसिपल की मदद से हम लोग क्या करते हैं? हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा है इन्फिनेटिव की मदद से। तीसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की मदद से। चौथा है नाउन या फिर नाउन और फ्रेज, जैसे लेके नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं? हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन की मदद से। पांचवा है नाउन या जेरंड के पहले प्रीपोजिशन की मदद से, नाउन या जेरंड के पहले प्रीपोजिशन की मदद से बनाते हैं। तो उसके बाद 6 नंबर पे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से, या फिर 7वां है एडजेक्टिव की सहायता से, 8वां कंजंक्शन की सहायता से। तो इन इन 8 रूल की मदद से हम लोग क्या करते हैं? हम सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आई होप आपको इतनी सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आप इन सारे रूल को लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसको कॉपी में नोट कर लें। और हम अब क्या करेंगे? हम बारी बारी से एक एक करके अब हम क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम एक नया सेंटेंस बनाते हैं।
आई होप इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। आप पहले इसे नोट कर लें। नोट करने के बाद अब हम एक एक करके पहले हम पार्टिसिपल समझाएंगे, उसके बाद इंफिनिटिव समझाएंगे, उसके बाद आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कैसे बनता है इसको हम समझाएंगे, उसके बाद हम इसके बाद है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन की मदद से हम कैसे बनाएंगे। इसके बाद नाउन और जेरेंड के पहले कैसे हम प्रीपोजिशन की मदद से बनाते हैं। इसके बाद एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव की सहायता से कैसे बनाएंगे और कंजंक्शन की सहायता से कैसे बनाएंगे। तो ये सारा चीज आप इसे एक बार नोट कर ले। नोट करने के बाद तब हम चलेंगे, पहले बात करेंगे हम पार्टिसिपल की सहायता से हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए, तो आई होप आपने इसे नोट कर चुका होगा। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। पहले हम बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन पार्टिसिपल की, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाएंगे और बात करेंगे पार्टिसिपल की, ठीक है। इधर देखें जरा ध्यान से, इसको मिटाते हैं, ठीक। चिल्ड्रन हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। पहले हम बात करेंगे बाबू पार्टिसिपल की बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। ये पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला होता है बाबू प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है माय डियर चिल्ड्रन, जैसे वर्ब की भर प्लस आईएनजी, यानी भर प्लस आईएनजी कहने का मतलब होता है क्रिया के मूल रूप में आईएनजी जोड़ने से जो हमारा पार्टिसिपल बनता है उसी को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन जब यह प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा वर्क प्लस आईएनजी लगाकर हमने एक नया शब्द बनाया, वर्किंग। क्या बनाया बाबू? वर्किंग। ये वर्किंग हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव का काम करता है बाबू। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। यानी भर प्लस आईएनजी लगाने के बाद जो हमारा शब्द बनता है वो शब्द हमारा एज ए एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे सी, मैंने लिखा सी प्लस आईएनजी, सी प्लस आईएनजी हमारा क्या बन गया? सी। हमारा क्या बन गया बाबू? सी। ये हमारा क्या काम करता है? एज ए एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। ये यानी कि आपको समझ में आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये क्रिया की तीसरी रूप होती है पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल होती है हैविंग प्लस V3। ये हमारे, आई होप ये पार्टिसिपल आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से हम कैसे वाक्य को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करेंगे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल की, ठीक है। आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, ठीक है। हमने एक वाक्य लिखा, देखो जरा ध्यान से। मैंने कहा he saw a lion and he ran away। अब ये मैंने वाक्य लिखा he saw a lion and he ran away। अब इस वाक्य को देखें जरा ध्यान से, ठीक है। अब ये दो सिंपल वाक्य है हमारे, ठीक है। अब इन दोनों वाक्य को जोड़कर हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से हमको एक नया वाक्य बनाना है, ठीक है। अब हम कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको बनाने के लिए हमारे क्या होते हैं कि तीन चीज हमें देखना पड़ता है। हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, या तीन रूल कह ले, यानी हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी लिख देते हैं कि हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात क्या होता है कि हमारे दोनों वाक्य नहीं, हमारे सब्जेक्ट सेम होने चाहिए बाबू। क्या होने चाहिए? हमारे सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। दूसरा, हमारे फाइनाइट वर्ब, यानी इन दोनों वाक्य का जो फाइनाइट वर्ब है
यह अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यह बाबू अलग अलग, DIFFERENT, ठीक है, यह अलग अलग होना चाहिए। तीसरा, नो टाइम इंटरवल, नो टाइम इंटरवल, जो हमारा नो टाइम इंटरवल का है, टाइम का गैप, नो टाइम गैप जिसे आप कह लो नो टाइम गैप, जो टाइम का गैप है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ना के बराबर होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए, यानी टाइम का जो गैप है वो ना के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये तीन बातें आपके समझ में आ गई। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के सहायता से वाक्य को बनाने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि पहला हमारा सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दूसरा हमारा फाइनाइट वेल डिफरेंट होना चाहिए, तीसरा हमारा नो टाइम इंटरवल गैप होना चाहिए, यानी टाइम का इंटरवल गैप ना के बराबर होना चाहिए। चलिए अब इस वाक्य को देखे जरा ध्यान से। ये फाइनाइट वर्ब आपके समझ में आ रहा है? फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नहीं हो समझ में आ रहा तो देखिए फाइनाइट वर्ब के विषय में बता लेते हैं। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है माय डियर चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल लेता है, जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल लेता है। जैसे अभी आपसे बात करें सिंपल सी बात, जैसे मैंने कहा he lives in Delhi, he lives in Delhi, he lives in Delhi, ठीक है। और फिर मैंने कहा I live in Delhi, I live in Delhi, I live in Delhi। देखिए यहाँ देखो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वह वर्ब जो अपना रूप बदल ले उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए यहाँ सब्जेक्ट अनुसार ये वर्ब अपना रूप बदल लिया, यहाँ सब्जेक्ट ही था तो लिव्स था, यहाँ सब्जेक्ट आई है तो वर्ब आपका लिव हो गया, इसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होगी फाइनाइट वर्ब की। तो क्या सब्जेक्ट से होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब डिफरेंट होना चाहिए, नो टाइम इंटरवल यानी टाइम का जो गैप होता है वह ज्यादा यानी ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये तीन बात अगर आपके समझ में आ गई तो जरा अब इस वाक्य को पढ़े, ही saw a lion he ran away, ठीक है, he saw a lion and he ran away, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, यानी उसने एक शेर देखा और भाग गया, ठीक है। अब क्या करोगे, ऐसा तो नहीं है, यानी यहाँ देखो जरा ध्यान से बाबू, सब्जेक्ट सेम है कि नहीं, दोनों का सब्जेक्ट ही है, पहली बात। दूसरा यहाँ देखो ये आपका वर्ब है, दोनों का वर्ब अलग अलग है, ये सा है तो ये रन है, ठीक। तीसरा, अच्छा ये बताओ टाइम इंटरवल गैप की अगर हम बात करें तो उसने शेर देखने के बाद क्या किया होगा, सेल्फी लिया होगा, फोटो लिया होगा? जी नहीं, वह तुरंत भाग गया होगा। तो अब ये तीन बात हमको समझ में आ गया, इस बात को देखने के बाद हमको तीन बात हमें समझ में आ गया, सब्जेक्ट में और हमारा फाइनाइट वर्ब डिफरेंट है और टाइम का गैप नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो चलिए अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों वाक्यों में देखेंगे, अब इन दोनों वाक्यों में पहले कौन सा क्या काम हुआ है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इन दोनों वाक्यों में पहले कौन सा काम हुआ है। जो काम पहले हुआ होगा उसी को हम पार्टिसिपल की सहायता से हम क्या करेंगे, वाक्यों को बनाएंगे। इन दोनों वाक्यों में पहले यही काम हुआ है, ही साया लाया, यानी पहले उसने शेर देखा होगा तब वो भगा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, यानी इसके वर्ब को हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल के रूप में बना लेंगे, यानी seeing a lion, seeing a lion and he ran away, seeing a lion he ran away। आई होप ये बातें समझ में आपको आ गया होगा। दूसरा हम आपको समझाते हैं, जैसे मैंने कहा he took money, चाहे she took money, she took money and she went to market, she went to the market, she took money, उसने पैसा लिया और बाजार चली गई, she took money and she went to the market। हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसमें देखिए यहाँ सब्जेक्ट सेम है, बात समझ में आ रहा, इसके देखिए वर्ब अलग अलग है, ये भी बात आपको समझ में आ रहा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जो काम पहले हुआ है उसके वर्ब को हम क्या करेंगे, फाइनाइट में बदल देंगे, यानी टू का क्या हो जाएगा, टेकिंग, टेकिंग मनी, इसको बड़ा कर दो, टेकिंग मनी, she went to market, she went to the market, taking money she went to the market। ठीक, तीसरा देखो, he took a pen and he wrote a letter, he
wrote a letter। अब जरा ध्यान देखो, इसमें देखो सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, वर्ब आपका अलग अलग है। अब पैसा पेन लिया तुरंत क्या किया, पेन लिया तुरंत क्या किया, उसने पत्र लिखा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, टेकिंग अ पेन कामा ही wrote a letter। आई होप ये बातें आपके समझ में आ गई होगी कि हमने इसको कैसे बनाया, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी बात को, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो चलते हैं हम थोड़ा सा इसके नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। चलिए, अब हम इसके अगले स्टेप में क्या है, इसके अगले स्टेप में प्यारे बच्चों, जैसे इज एम आर वाज वर्ब अगर मेन वर्ब में हो, किसमें हो, मेन वर्ब में हो, तो मेन वर्ब में हो तो हम क्या करते हैं, तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग का प्रयोग करके करके हम नया वाक्य बनाते हैं, नया वाक्य बनाते हैं। देखे जरा ध्यान से, यहाँ इस वाक्य को देखो माय डियर चिल्ड्रन, क्या क्या वाक्य है। सी वाज हंग्री, सी टुक हर फूड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही वाज अ डॉक्टर, ही ट्रीटेड पेशेंट, ठीक है। ही आई वाज अ टीचर, आई टुक टेस्ट, ठीक है। इन तीनों वाक्य को देखो। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो ये वाज और ए वाज, ये आपका क्या है माय डियर चिल्ड्रन, ये मेन वर्ब में है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, अब आप इसको समझे। हम क्या लिखेंगे, बीइंग हंग्री, देखो यहां कैसे बनाएंगे, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री सी टुक हर फूड, सी टुक हर फूड। अब यहां जरा ध्यान देखो, अब थोड़ा सा एक चीज और समझा दे। इसमें इन दोनों वाक्य में देखो सब्जेक्ट आपका सेम है, समझ में आ रहा। फाइनाइट वर्ब यानी वर्ब आपके अलग अलग है, ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा, टाइम इंटरवल गैप भी ना के बराबर है। अब इन दोनों वाक्य में पहले कौन सा काम हुआ, पहले वो भूखी यानी वो भूखी, जैसे वह भूखी थी, ठीक है, पहले वह भूखी थी, उसके बाद उसने खाना खाया। तो जो काम पहले हुआ उसी में हम क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री शी टुक हर फूड। यहाँ देखो जरा ध्यान से, पहले क्या था, वह डॉक्टर था, उसके बाद उसने इलाज किया पेशेंट का। तो हम क्या करेंगे, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर he treated patient, he treated patient। तीसरा में देखो, वह पहले क्या था, पहले क्या हुआ, पहले वह टीचर था, उसके बाद उसने टेस्ट लिया। तो हम क्या कहेंगे, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर आई टुक टेस्ट। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा हम चलेंगे इसके अगले स्टेप में प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको मिटाएं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसे उतार लें, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग। मैंने एक वाक्य लिखा है, यहाँ देखो, आई सा रवि, ही वाज abusing his brother। आई सा रवि, यहाँ देखो आई, ये देखिए जरा ध्यान देखो, आई सा रवि ही वाज abusing his brother, ठीक है। अब इस वाक्य को देखो जरा ध्यान से, इस वाक्य में ये जो आपका वाक्य है, यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये सब ये देखो क्या कहते हैं, ये सब्जेक्ट आपका अलग है, ठीक है। यहाँ देखें, पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाक्य का आपका क्या बन गया बाबू, सब्जेक्ट। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट
दूसरे वाक्य का क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान से देखेंगे कि मैंने रवि को देखा जो अपने भाई को गाली दे रहा था। ठीक है, आई सा रवि वाज अब्यूजिंग हिज ब्रदर। ठीक है, हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। आई सा रवि, आई सा रवि, आई सा रवि कामा abusing his brother, abusing his brother, I saw Ravi abusing his brother। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। आई saw Ravi abusing his brother। कभी कभी होता है पहले वाक्य का आपका ऑब्जेक्ट दूसरे आपका सब्जेक्ट बनता है, तो उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं जैसे आई saw Ravi abusing his brother, या फिर I saw Mohan, I saw Mohan, he was playing cricket, he was playing cricket in the field, he saw playing cricket in the field। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहले वाक्य का दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट, यानी पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बनता है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। और इस वाक्य को आप, इस तरह के वाक्य को आप ध्यान से समझकर तब बनाइएगा। मैंने क्या बोला, पहले वाक्य का आपका ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बनता है, तो हम कैसे बनाएंगे। आई सा मोहन, आई सा मोहन कामा प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, playing, I saw Mohan playing cricket in the field, cricket in the field। आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो माय डियर चिल्ड्रन, अब हम आई होप इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताया सिंथेसिस में, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आज का वीडियो यही समाप्त करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल की और पास्ट पार्टिसिपल की, ताकि आपको पार्टिसिपल का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मैंने बताया था पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब रही बात, आप घर पे प्रैक्टिस करें, वाक्य बनाएं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप एक नहीं दो बार या 3 बार आप वीडियो देखें और समझें, और घर पर आप प्रैक्टिस करें, बनाएं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। यह सिंथेसिस बड़ा चैप्टर है, एक वीडियो में आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लगभग 4-5 वीडियो बनाऊंगा और आपको जितना भी सिंथेसिस का कंसेप्ट है सारा का सारा क्लियर करूंगा माय डियर चिल्ड्रन। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अगले किसी वीडियो में परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को लेके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।